नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना और प्रस्तावना से किस प्रकार सवाल आते हैं, किस किस प्रकार पूछे जाते हैं, प्रस्तावना की भाषा क्या है, कहाँ से लिया गया, क्या है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा जो संविधान है और जो संविधान का जो दर्शन है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। इसको इस प्रकार समझते हैं कि जिस प्रकार हम कोई भी सब्जेक्ट किताब पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं और उस बुक का प्रथम जो इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स में एक सब चैप्टर, अध्याय और अध्याय के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ें उसके हम क्या-क्या पढ़ेंगे, वो चीज़ें लिखी हुई होती है। सेम यही हमारा प्रस्तावना का पहला अध्याय है, आमुख है, इंडेक्स है कि हमारा जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना के जो आदर्श है, दर्शन है, वो संविधान को किस ओर ले जाएगा, देश को किस ओर ले जाएगा, किस प्रकार देश में व्यवस्था होगी, कानून होगा, वो सारी की सारी चीज़ें प्रस्तावना में दी गई है। हम आज इसको डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव, एक चीज़ है ये उद्देश्य प्रस्ताव। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, तब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया संविधान कि ये जो उद्देश्य है, ये जो इंडेक्स है, ये हमारा संविधान का आधार है, दर्शन है। इस दर्शन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण संविधान का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और उस उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा हुई, बहस हुई और उस पर देखा गया कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया है कि हमारे जो देश की जो शासन व्यवस्था है, हमारे जो देश के जो आदर्श है, हमारे लोगों को कल्याण है, कल्याण जो हमें लोगों का जो कल्याण करना है, किस प्रकार हम ब्रिटिश सरकार से आज़ाद हुए हैं, वो आज़ादी के बाद में हमारे जो देश है, उसके जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति में ये चीज़ें सहायक है कि नहीं, उस पर बहस करने के बाद में 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने एक्सेप्ट कर लिया गया कि ये हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये इंडेक्स है, ये आमुख है, ये दर्शन है, ये बिल्कुल सही है और इसी के बेस पर संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो आपको ये 2 डेट ध्यान रखनी है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946। प्रस्तावना का आधार क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। कब संविधान सभा ने स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। संविधान प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, उसकी जो भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। और उसकी जो प्रेरणा है कि प्रेरणा, वो हमने अमेरिका के संविधान से ली गई क्योंकि अमेरिका संविधान सबसे पुराना है और तो उसमें भी ये प्रस्तावना थी, तो हमने जो प्रेरणा ली गई, वो हमने अमेरिका संविधान से ली गई, यानी अमेरिका संविधान में भी इंडेक्स बनाया गया था, प्रस्तावना बनाई गई थी। तो सेम हमने जो प्रेरणा थी, वो अमेरिका से ली गई और उसकी जो भाषा है, किस प्रकार उसकी भाषा होगी, क्या-क्या उसमें लिखा जाएगा, वो हमने जो भाषा ली गई, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। अब हम देखते हैं कि वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाई गई एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि 26 ओए 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपना लिया गया था, संविधान बन के कंप्लीट हो गया था और इस संविधान के 16 जो अनुच्छेद थे, वो लागू भी कर दिए गए थे देश में। देश में 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान बनकर कंप्लीट हो गया, लागू कर लिया, संविधान सभा ने उसको अपना लिया। अब उसकी प्रस्तावना को देखो, उसकी मूल प्रस्तावना थी, मूल, उसमें क्या था? भारत को भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। एक चीज ये ध्यान रखना, पहला सवाल यही बनता है एग्जाम में। फर्स्ट सवाल यही है आपका कि
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो संविधान को अपनाया गया उसकी प्रस्तावना थी। उस प्रस्तावना में मूल मूल प्रस्तावना में क्या था? तो मूल प्रस्तावना में 3 वर्ड थे: प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जब तक प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 तक हमारी प्रस्तावना ये थी कि प्रभुत्व संपन्न भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में। तो ये 3 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम में सवाल आ सकता है, आज पूछा जाता है कि मूल प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है या नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना, क्यों कि वर्तमान प्रस्तावना को इसको हम तुलना करके पढ़ते हैं। आज की जो वर्तमान प्रस्तावना 2026 में या 25 में जो प्रस्तावना है, अभी 26 तो अभी आएगा, 2025 में आज तक प्रस्तावना है वो कैसी है? तो उसमें क्या है, उसमें यदि हम 2025 की प्रस्तावना की बात करें तो 2025 में है, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, एक वर्ड हो गया प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए, यह है वर्तमान की प्रस्तावना। और मूल प्रस्तावना है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। 3 वर्ड है मूल प्रस्तावना में, 3 शब्द थे, 1, 2 और 3। तो ये 3 वर्ड को भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें समाजवाद नहीं है, पंथ निरपेक्ष नहीं है। 3 शब्द को नहीं थे उस टाइम पे, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। तो मूल प्रस्तावना की बात आए, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, और वर्तमान प्रस्तावना की बात आए तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ये 5 शब्द है जो आपको इसी क्रम में ध्यान रखने हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको पी से ध्यान रख लो। पी से प्रभुत्व, से समाजवाद और पी से पंथ निरपेक्ष, पीएसपी। और लोकतांत्रिक गणराज्य आप लास्ट में आपको कि भाई लोकतंत्र है, एलजी का मतलब गवर्नर, या लोकतांत्रिक गणराज्य, पीएसपी एलजी। प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य, ये आपको पीएसपी एलजी, ये क्रम आपको ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में पूछा है, आपने देखा होगा, पीवाईक्यू देखोगे तो आपको ये सवाल मिल जाएंगे। ये तो होगी हमारी हम भारत। और एक और चीज, एक सवाल और पूछता है कई बार एग्जाम में, मैं आपको बताऊं कि सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि संविधान में शक्ति किसे प्रदान की गई है संविधान में। तो एग्जाम में आ जाएगा कि संविधान ने सत्ता या शक्ति किसे दी गई है। ऑप्शन आएगा ए राष्ट्रपति, 2 संसद, तीसरा है न्यायपालिका, चौथा है जनता। तो हमारा आंसर होगा जनता, क्योंकि हम भारत के लोग, प्रस्तावना की पहली लाइन यही है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है हमें। तो सत्ता किसके पास है? जनता के पास। जनता किसी भी सरकार को हटा सकती है, किसी भी सरकार को चुन सकती है, ये पूर्ण रूप से अधिकार जनता का है। चुनावों के माध्यम से जनता को ये शक्ति प्राप्त है, वो चुने हुए प्रतिनिधित्व ही कार्य करेंगे समाजवाद के लिए, प्रभुत्व संपन्न भारत को रखने के लिए, एकता अखंडता बनाए रखने के लिए, लोकतांत्रिक के और पंथ निरपेक्ष, सारे जितने भी काम करेंगे वो जनता द्वारा ही किया जाएगा। तो शक्ति का स्रोत कौन है? जनता। संविधान में किसे दी है? जनता को दी गई है। तो अब हम देखते हैं कि अब बात आ गई न्याय की। प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है, तो न्याय है
वो 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। हमें ध्यान रखना न्याय 3 प्रकार का है, 3 है, 1, 2, 3। तो ये जो न्याय है ये आपको बिल्कुल पूछ लेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कई बार धार्मिक न्याय लिख देगा ऑप्शन में, नहीं होगा, केवल 3 ही न्याय। स्वतंत्रता, देश में स्वतंत्रता की बात की गई है तो 5 प्रकार की, ये 5 प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको ध्यान रखनी है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की। और समता, समानता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। ये प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता और अवसर की समानता, ये 2। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इनको प्राप्त करने के लिए, न्याय को, स्वतंत्रता को, समता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा को, राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी ध्यान रखा गया है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता बनी रहे और अखंडता, बिल्कुल देश पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, भारत बिल्कुल एक है। और बंधुत्व, देश में भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई सारे एक है, कोई भी किसी भी धर्म का हो, सब भारतीय है, सब भाई है आपस में, सब एक दूसरे में प्यार प्रेम है। ये हमें विकसित करना है और हमें एक दूसरे की सम्मान करना है, आदर करना है। ये हमारा संविधान सिखाता है, ये हमारे संस्कार सिखाते हैं। और ये बात संविधान में, बंधुत्व, ये बात संविधान में भी लिखी गई है। अब हम देखेंगे कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। एक ये हिंदी मंत्र में लिखी जाती है कि मिति मार्ग सी शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। अगर ये कई बार एग्जाम में आए तो आप याद कर लेना, पूछा हुआ है एक बार, लेकिन ये 1-2 बार आप ध्यान से देखोगे तो वहां ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा कि मिति मार्ग सी शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। मेरे को तो काफी टाइम लगा याद करने में कि मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। 26 नवंबर 1949 की जो दिन था उसको हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज, इस दिन संविधान को अपनाया गया, उसमें ये अधिक अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्म अर्पित किया गया। एग्जाम में पूछा है, कई बार पूछा हुआ है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया, आत्म अर्पित कब किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को। ये जो वर्ड है ना, ये संविधान की भाषा है, ये मेरा कुछ नहीं है, मेरा लिखा हुआ, मैंने कहीं से इधर उधर से वर्ड नहीं बनाए। ये संविधान की प्रस्तावना की भाषा है और ये वर्ड को आपको एज इट इज ध्यान रखना है। एज इट इज आपको ये वर्ड ध्यान रखना है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन 16 अनुच्छेदों को देश में लागू किया गया। ठीक है, अब देखेंगे कि संप्रभु, जो हमने देखा था कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, PSPLG, तो पी आ गया ये, प्रभुत्व संपन्न। अब इसका मतलब ये है कि भारत न तो किसी देश पर निर्भर है और न ही किसी देश के अधीन है, अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण या अपना हिस्सा विदेशी राज्यों को सौंप सकता है। एक ये भी कन्फर्म है, सहमति से कोई क्षेत्र है, विवादित है, या किसी देश में का क्षेत्र है, वो हम अधिग्रहण भी कर सकते हैं। और कोई क्षेत्र ऐसा है जो अभी जैसे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ क्षेत्रों की अदला बदली हुई, तो वो हमारा अधिकार है, हमें जो लगा, देश को जो सही लगा,
देश की संसद को, देश के लोगों को जो सही लगा वो हमने वो किया। तो पूर्ण रूप से हम संप्रभु है, हम किसी के दबाव में कार्य नहीं करेंगे। तो एक है समाजवाद। समाजवाद तो हमने पीएसपी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। समाजवाद ये एक सामाजिक आर्थिक अवधारणा है। देश में जो संसाधन है, धन है, देश का जो संसाधन है, धन है, उनकी अवसर है, यानी सब में समानता है। ये नहीं है कि संसाधनों का केंद्रीकरण हो। आप मेहनत करो, योग्यता है आप में, आप कार्य करोगे, आपको उसके अनुसार संसाधन प्राप्त होंगे। राष्ट्र उसका केंद्रीकरण नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता कि आपने सुबह से शाम तक मेहनत की और आपकी एक दिन की मजदूरी 500 रुपए है, जो मजदूरी है 500 रुपए है, और लेकिन आपका खर्चा 200 ही रुपए है। आप 500 में से 200 ही खर्च करोगे, 300 बचेंगे। तो ये नहीं हो सकता कि जितना आपने मजदूरी 8 घंटे मजदूरी की, उस मजदूरी की जो दिहाड़ी है वो 500 रुपए है, लेकिन आपके खर्चा 200 रुपए है। तो ये नहीं हो कि आप ये 200 रुपए लो आप जाओ। नहीं, समाजवाद यही बोलता है कि आपको अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग और आवश्यकता के अनुसार आपको दिया जाएगा। तो आपको जो मजदूरी है 500 500 मिलेगी, संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होगा, आधिपत्य नहीं होगा, प्रभुत्व नहीं होगा। तो ये हमारा जो समाजवाद शब्द है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें सब समाजवाद, समाज का कल्याण होना चाहिए, सभी का, लोगों का, बच्चे का, बूढ़े का, महिला का, वृद्ध का, सबका कल्याण। संसाधन का केंद्रीकरण न हो, संसाधन का वितरण उसी इस प्रकार हो कि सभी को मिले। ये शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। एक पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई धर्म नहीं। राज्य ये नहीं है कि हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, पारसी है, कोई भी धर्म है कि एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए संसाधन या वित्त लगा दे, नहीं। राज्य का कोई धर्म नहीं है और राज्य के सभी धर्म है, इसको समझो आप। ऑफिशियल रूप से राज्य का कोई धर्म नहीं होता, वो सभी धर्मों को आदर करता है, सभी धर्मों की सुरक्षा करता है। आपने देखा होगा, यदि हिंदू कोई मेला है तो उसमें भी सुरक्षा व्यवस्था राज्य करता है। कोई मुस्लिम पर्व है उसमें भी सुरक्षा व्यवस्था राज्य करता है। जैन पर्व है, बौद्ध है, पारसी है, कोई भी पर्व हो, सभी समाज का, सभी धर्मों का, तो राज्य का कोई धर्म नहीं है, उसको निष्पक्ष रूप से सबको सुरक्षा या सबको सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य का एक अधिकार है। ये वर्ड भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म के बारे में किस प्रकार, आपको हम मूल अधिकार जब पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे कि कोई व्यक्ति अपने मन, विश्वास, विचार, किसी की पूजा करने के लिए स्वतंत्र है, धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी स्वतंत्र है, अपनी अपनी इच्छा से कोई धर्म को अपनाना या छोड़ना स्वतंत्र है, बिल्कुल। यही पंथ निरपेक्ष है कि वो कोई राज्य की कोई बाउंडेशन नहीं है। मुझे लग रहा है कि मेरे को ये धर्म पसंद नहीं है, इसमें जा, ए धर्म पसंद नहीं है, बी में जाना है, तो मैं आराम से स्वेच्छा से जा सकता हूँ। राज्य स्वतंत्र है, आपको कुछ नहीं, आपके ये अपना है, ये अपना अधिकार है कि आपको, बट आपकी वजह से किसी भी धर्म समुदाय को नुकसान नहीं होना चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए, किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए आपकी वजह से। ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है लोकतंत्र, सरकार, जनता के प्रति। लोकतंत्र का मतलब ये है कि शक्ति जनता में है, जनता द्वारा चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, निर्वाचन के बाद सरकार का गठन होगा, तो पूर्ण शक्ति जनता के पास है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। यदि जनता को लग रही है कि ये सरकार काम सही नहीं कर रही, तो इसको नेक्स्ट चुनाव में हटा दो, दूसरी सरकार को वोट देके या निर्वाचित करके हम भेज दें। वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार, एक एज है 18 साल के बाद में एक व्यक्ति वयस्क माना जाता है और उसको मत देने का अधिकार होता है। ऐसे सभी व्यक्ति मत, लोकतंत्र में मत कास्ट कर सकते हैं और सरकार को चुन सकते हैं। अब हम देखते हैं गणराज्य। गणराज्य का मतलब ये है कि एक चीज को देखो, भारत और अमेरिका दोनों ही लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, अमेरिका गण गणराज्य नहीं है, लोकतंत्र तो है। क्योंकि भारत में
राज्य का अध्यक्ष आनुवांशिक न होकर निर्वाचित होता है। पहली बात तो राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ऐसा नहीं। भारत में कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, वो चुनावों के माध्यम से राष्ट्रपति, सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री किसी भी पद पर जा सकता है या प्राप्त कर सकता है। अमेरिका में क्या है कि व्यक्ति को जन्म से नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ का जो सम्राट है, सम्राट के बेटा सम्राट है, वह आनुवांशिक रूप से चलता है। तो भारत एक गणराज्य है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नागरिक है भारत का, और वो किसी उस पद के लिए, जिस पद के लिए वो निर्वाचित होना है, विधायक, राष्ट्रपति, सरपंच, राज्यपाल, उसकी योग्यता रखता है, तो वो उसके लिए योग्य है। तो ये एक गणराज्य की विशेषता है। अब हम देखते हैं न्याय। न्याय की बात की हमने प्रस्तावना में। अब हम डिस्कस करते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। न्याय तीन प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये रूस की क्रांति से लिए गए हैं, बिल्कुल ये हमें ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में न्याय रूसी क्रांति से लिए गए हैं, 1917 में जो रूसी क्रांति हुई। और सामाजिक न्याय में क्या है, जाति, लिंग, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय का मतलब यही है कि समाज में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक रूप से, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये अमीर है, ये गरीब है, नहीं, कोई भी भेदभाव नहीं, आर्थिक स्थिति के आधार पर ये आर्थिक न्याय है। राजनीतिक न्याय का है कि समान राजनीतिक अधिकार, कोई व्यक्ति योग्य है, भारत का नागरिक है, वो राजनीति में, प्रशासन में, किसी भी पद पर योग्यता के अनुसार वो उस पद को प्राप्त कर सकता है, अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। ये राजनीतिक न्याय है, क्योंकि अधिकार सभी को बराबर संविधान प्रदान करता है। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये संविधान के तीन शब्द है। मैं आपको संविधान की जो प्रस्तावना है उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको समझा रहा हूँ, और सवाल कहाँ से आ रहे हैं, कैसे सवाल आएंगे, वो आपको याद हो जाएंगे, और समझ में आ जाएगी कि ये सवाल यहाँ से बन सकता है। अब मैंने आपको बताया स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए। एग्जाम में सवाल आ जाए फ्रांस की क्रांति से कौन से शब्द लिए गए, तो आपको तीन शब्द ध्यान रखना, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, या स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। अब यहाँ स्वतंत्रता की बात रही, मैं आपको प्रस्तावना में पहले पढ़ा चुका हूँ, अभी जस्ट थोड़ा, कि संविधान के प्रस्तावना में 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पांचों को ध्यान रखना है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। समानता की बात करें हम, समता, तो समानता की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई है। समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति बिना किसी भी भेदभाव, कोई किसी को विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, सब समान है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समता, कानून के सामने सब समान है। अनुच्छेद 15, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया, धर्म, जन्म स्थान, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन, सरकारी सेवाओं में किसी भी आप पद पर प्राप्त करने के लिए कोई भेदभाव नहीं, आप योग्य हो तो आप उस पद को प्राप्त कर सकते हो। ये जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो इनको डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार इनको, जैसे कि रिजर्वेशन है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनजाति क्षेत्र, इनमें राष्ट्रपति, किस प्रकार इनको, एक तरफ तो बोला जाता है कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, एक तरफ इनको आप सीटें रिजर्व कर रखी है, ये राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दे रखा है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, इनको आरक्षण प्रदान किया है, वो क्यों, वो एक अलग केस है, वो हम उसको अलग से देखेंगे। वर्तमान में ये कोशिश की गई है कि कोई प्रस्तावना में कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। हमें ये एक लक्ष्य है, बिल्कुल पराकाष्ठा लेवल के लक्ष्य है कि देश के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं, सब समान हो। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत नहीं होगी, अनटचेबिलिटी, बिल्कुल भी कोई भी अस्पृश्यता, भेदभाव नहीं किया जाएगा। 18, उपाधियों का अंत, महाराजा, महाराणा, ये कोई भी उपाधि नहीं लगाई जाएगी।
अनुच्छेद 18 बोलता है। राजनीतिक रूप से समता अनुच्छेद 325 और 326, बिल्कुल हमें मत देने का अधिकार है। हमें किसी भी राजनीति पद पर योग्य हैं, योग्यता रखते हैं, तो हम उस पर खड़े हो सकते हैं, प्रत्याशी रूप से हम उस पर निर्वाचित हो सकते हैं, ये हमें अधिकार दिया गया है। आर्थिक समता अनुच्छेद 39 डी में बिल्कुल समान, इसमें बोला गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुष और महिला यदि एक ही कार्य, समान रूप से कोई एक ही कार्य कर रहे हैं, तो दोनों को वेतन बिल्कुल समान रूप से मिला जाएगा। उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये पुरुष है या महिला है, नहीं, समान कार्य के लिए समान वेतन। बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना, मर्यादा बनाए रखना, इज्जत बनाए रखना और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बिल्कुल बनाए रखना। कोई भी आंच नहीं आना राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए। व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना, बंधुत्व भाईचारा देश में। अब प्रस्तावना से संबंधित विवाद है कि कौन कौन से विवाद आए गए प्रस्तावना को लेकर। अब एक चीज बोलते हैं कि बेरुवाड़ी वाद आया 1960 में। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। समझना, बेरुवाड़ी संघवाद आया 1960 में। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, कुछ भी करो, कोई टेंशन नहीं, ये कोर्ट न्यायालय ने बोला। लेकिन केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया, इस निर्णय को पलट दिया। नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया तो जा सकता है, लेकिन इसके जो दर्शन है उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं। तो इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए संविधान का मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दे दिया इसने, कि संविधान का मूलभूत ढांचा के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, संशोधन किया जा सकता है और प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन मूलभूत ढांचा के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। इसमें कुछ चीजें हटाई नहीं जा सकती, ऐड की जा सकती है। ये किसने बोला? केशवानंद भारती वाद 1973 में। 60 में बोला प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी करो इसका। लेकिन इस निर्णय को पलटा और 73 में बोला नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसके साथ में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा जो इसकी मूल भावना को क्षति पहुंचाए या मूलभूत ढांचे को नुकसान करे। तो एग्जाम में सवाल आता है कि संविधान की आधारभूत संरचना या मूलभूत ढांचे का सिद्धांत कब आया? 1973 में। किस संविधान संशोधन के माध्यम से आया? केशवानंद भारती वाद 1973 के माध्यम से। यह आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन। अभी तक केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ है। पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संविधान संशोधन हो गया? बोलो एक बार। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक बार संविधान संशोधन हुआ है। उसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अब ये जो संविधान संशोधन हुआ किस समिति के माध्यम से हुआ? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के माध्यम से हुआ और इस समिति के अध्यक्ष थे वो सरदार स्वर्ण सिंह अध्यक्ष थे और इसमें 12 सदस्य थे। मैं आपको नाम कोशिश करूंगा कि आपके नाम दिमाग में रहे, बाकी नहीं तो स्वर्ण सिंह समिति तो आपको ध्यान रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह इसके अध्यक्ष थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 पहली बार और एक बार अभी तक हुआ है। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए। 3 शब्द आपको ध्यान रखना, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 1976 में 42वां संविधान संशोधन, सरदार स्वर्ण सिंह इसके चेयरमैन थे। और अब आ जाओ सदस्य। एस रे पहला सदस्य तो इसका ये था, एस रे। दूसरा वीएन गोडगिल, बीएन बनर्जी, दिनेश गोस्वामी, डीपी सिंह, सीएम स्टीफन, एचआर गोखले, रजनी पटेल। ये अगर आपको याद हो तो याद कर लेना, नहीं तो अध्यक्ष को तो याद रखना, वीए मोहम्मद, एआर अतुले, बसंत साठे, ये इसके सदस्य थे। कई बार आप इसको एक या दो बार सदस्य को देखोगे तो हो सकता है आपको चीजें याद हो जाए और ऑप्शन में यदि आए
4 के निम्नलिखित में से कौन-सा सदस्य नहीं है। तो कई बार हमें क्या चीज़ें पढ़ी हुई होती है, देखी हुई होती है, वहाँ ऑप्शन में क्लिक कर जाता है कि ये 3 सदस्य देखे हुए हैं, ये एक नहीं देखा हुआ, इसी को हम टिक मारते हैं और वो हमारा आंसर सही हो जाता है। तो एक बार इनको 1 या 2 बार इनको लिख के और छोड़ देना, कोशिश करना याद हो जाए, नहीं तो 2 या 3 बार इनको एक बार नाम लिख लेना। तो अगर इससे संबंधित कोई सवाल आता है, तो आपको एग्ज़ाम में वो सवाल क्लियर होगा। अब हमने आज प्रस्तावना देखी, प्रस्तावना में 2 मिनट में या 1 मिनट में इसको रिवाइज़ करते हैं कि प्रस्तावना, प्रस्तावना में हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है पहला कि संपूर्ण ये प्रभुत्व संपन्न, ये प्रभुत्व ध्यान रखना है। उसके बाद में समाजवाद, उसके बाद में पंथ निरपेक्ष, उसके बाद में लोकतंत्र और गणराज्य। गणराज्य, ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में यदि हम न्याय की बात करूं, न्याय सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता की बात करूं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समता की बात करते हैं हम, अवसर की, प्रतिष्ठा की, प्रतिष्ठा की। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा जोड़ा गया? 1976 में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंड कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को। कितने को? 16 अनुच्छेदों को लागू किया। कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। तो आज हमने संविधान की प्रस्तावना संबंधित चीजें देखी, कई सवाल देखे, फैक्ट देखे। अब हम जब नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, वो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित किस प्रकार सवाल बन सकते हैं और एग्जाम में आए हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और आगे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम चर्चा करेंगे, सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज तक इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।